निर्णय IAS by officers for future officers। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय IAS। दोस्तों, आज इस वीडियो में 30 मिनट के अंदर हम सारे एनवायरमेंटल लॉज एंड कन्वेंशंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्री और मेंस एग्जाम में काम आएंगे। लिंक PDF का डिस्क्रिप्शन में होगा, पिन कमेंट में होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट होते हैं जिससे इंटरनेशनल कन्वेंशंस निकल के आती हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, ओजोन कंजर्वेशन होता है, क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशंस होते हैं। इसी तरीके से कन्वेंशन डेजर्टिफिकेशन पे आता है, वेटलैंड पे आता है, हैजार्डियस वेस्ट के ऊपर आता है। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे जब हम बात करते हैं तो एक सबसे पहला लो आता है आपका शैनन या विनर का इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या कहता है आपको? ये इंडेक्स दो चीज़ों के ऊपर बात करता है। एक तो आपके स्पीसीज की रिचनेस पे, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में बताएगा किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और दूसरा इवननेस के बारे में बात करेगा। इवननेस का मतलब होता है कि किस एरिया के अंदर कितना इवनली स्पीसीज डिवाइडेड है। ऐसा तो नहीं है कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा स्पीसीज हो और दूसरे एरिया में स्पीसीज हो ही ना। तो इसको हमेशा याद रखना आप, ठीक है। दूसरा आता है आपका IUCN। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा IUCN के बारे में। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात करता है, लेकिन इसका पहले जो नाम था वो कुछ और था। क्या नाम था? शुरू में जब 1948 के अंदर फाउंड हुआ ये, तो उसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, जिसको लेटर ऑन चेंज कर दिया गया 1956 में IUCN के नाम से। ये क्यों फेमस है? आपकी रेड लिस्ट आती है जिसके अंदर ये आपकी कैटेगरी बताते हैं ऑर्गेनिजम्स की, बायोडाइवर्सिटी की। तो ये कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन है। नो कैटेगरी में ये हमारा बेसिकली स्टेटस बताते हैं, जैसे एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया, रीजनल एक्सटिंक्ट हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, वनरेबल हो गया, नियर थ्रेटन, लिस्ट कंसर्न और डेटा डेफिशिएंसी के स्टेटस ये देते हैं। इंडिया जो है इसका बेसिकली मेंबर है और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, व्हाट इट टॉक्स अबाउट? देखो, ये बात करता है कि हमें क्या करना है, नेचर को कंजर्व करना है, ठीक है ना। जो हमारे पास थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, उसको हमें रिड्यूस करना है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इसकी दो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है ना, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ये निकालता है, याद रखेंगे। एक अर्थ आर के बारे में बात करता है। उसमें क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर आर के अंदर हम लाइट को ऑफ कर देते हैं जस्ट टू शो कि हमारी बेसिकली हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। ज़्यादा एनर्जी वेस्ट के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। इसके अलावा ये ट्रैफिक के साथ, IUCN के साथ में और साइट्स के साथ में भी काम करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 1969 के साथ इसमें कोलैबोरेशन स्टार्ट किया। कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, हिमालयाज, आपके वेस्टर्न घाट्स, इन सब की कंजर्वेशन में इसके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट होते हैं। अब आता है आपका वाशिंगटन कन्वेंशन। शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने साइट सुना होगा कि आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज के, एंडेंजर्ड स्पीसीज का इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, रोक लगानी है। तो ये जो वाशिंगटन आपका कन्वेंशन है वहीं पे साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम है। 3 अपेंडिसेस होते हैं इसके अंदर। एक अपेंडिक्स 1 होता है जिसमें मोस्ट एंडेंजर्ड है, जिनका ट्रेड बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। फिर आते हैं अपेंडिक्स 2, जिसके अंदर नेसेसरी नहीं कि एंडेंजर्ड हो, लेकिन आपका ट्रेड जो है वो कंट्रोल होगा। और अपेंडिक्स 3 की जब हम बात करते हैं तो वो लिस्ट होता है 1 कंट्री के अंदर, प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, और उसके अंदर कंट्रोल ट्रेड होना चाहिए। तो मतलब जो अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं उनका ट्रेड जो है अलाउड ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट होंगे, कोई साइंटिफिक स्टडी करनी है तो बात अलग है, नहीं तो ट्रेड अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने 1976 में इसको ज्वाइन किया था। हमारा एक डोमेस्टिक लॉ भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो हमें इसके अंदर प्रोटेक्शन देता है, मतलब वो भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। अब आता है ट्रैफिक, ठीक है। ये ट्रैफिक वो नहीं है जो हमारी सिटीज़ में लगता है। ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना इन कॉमर्स, ये होता है ट्रैफिक। ये क्या बात करता है? ये बेसिकली ट्रेड रिकॉर्ड करता है फ्लोरा एंड फ्योना का, ठीक है ना। तो ये IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड दोनों जो है मिलके बेसिकली काम करते हैं, ठीक है ना। पर्पज़ क्या है इनका? इनका पर्पज़ है इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को ही रेगुलेट करना। तो मतलब साइट को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ट्रैफिक का इंडिया के अंदर क्या रोल है? 1991 से ट्रैफिक जो है इंडिया के अंदर भी आपका एक्टिव है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फंड से भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो इंडिया में भी ट्रेड को, इलीगल ट्रेड को, जैसे पुष्पा मूवी देखी है तो आपकी जो वुड है उसका इलीगल ट्रेड हो रहा है, तो उसको रोका जा सकता है यहाँ से, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन इंटरनेशनल। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये क्या है आपका? किसने इंट्रोड्यूस किया था? नॉर्मन मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। ये क्या है? एक इंटरनेशनल आपका कंजर्वेशन एफर्ट है। क्या किया जाएगा इसके अंदर? हम ये देखेंगे कि हमारे पास वर्ल्ड में कहाँ कहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सवाल ये कि होता क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो इसको क्वालिफाई करने के लिए एक तो होना चाहिए 1500 से ज़्यादा स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट जो है वो एंडेमिक हो किसी एरिया के अंदर, और उसमें ये भी हो कि वो प्लांट या जो डाइवर्सिटी है वो 70% अपने ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन को लॉस कर चुकी है। मतलब
आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी और लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, बेसिकली इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर डाल देते हैं। 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड वाइड है, जिसमें अर्थ का 2.3% एरिया कन्वर्ट होता है, बेसिकली कवर हो जाता है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ पे इन सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को मिला के 50% वर्ल्ड के एंडेमिक प्लांट जो है वो यहीं पे, स्पीसीज जो है वो यहीं पे मिल जाते हैं। इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि हिमालयाज हो गया, ठीक है, इंडो बर्मा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, सुंडा लैंड हो गया, ये सारे एरियाज आप देख रहे हो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, वो वाले एरिया ज़्यादातर किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। ऐसे ही एक और आता है वर्ड जिसको बोलते हैं मिशन ब्लू। मिशन ब्लू का क्या मतलब है, इसलिए में बेसिकली फाइंड आउट किया गया था, ये हॉटस्पॉट्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली ओशियन के अंदर ऐसे एरियाज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी रिच हैं, तो उनके ऊपर भी काम किया जाता है। इंडिया के हॉटस्पॉट्स की बात करें तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये सारे रीजन इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब आता है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या काम करती है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नाम से ही समझ आ रहा है कन्वेंशन के जो हैं 3 मेन गोल हैं। क्या क्या, एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है, आपके जो भी बायोडाइवर्सिटी के कॉम्पोनेंट हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना है, ठीक है। और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे जो भी बेनिफिट हमें मिलता है वो इक्विटेबल सभी के साथ में क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास में है अगर रिसोर्सेज तो सिर्फ खुद के लिए ही यूज कर ले। 2010 के अंदर इसकी 10th कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें देखने को मिली थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, नगोया में, जापान के अंदर, जिसके थ्रू क्या निकल के आया था, नगोया प्रोटोकॉल भी निकल के आया था। अब ऐसे ही आता है आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर क्या करते हैं हम, इस प्रोटोकॉल के अंदर हम किसके ऊपर बात करते हैं, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में एक्सपेंशंस हो रहे हैं उसमें बायो सेफ्टी के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। बायो सेफ्टी के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है ना, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, इसके ऊपर भी क्या किया जाता है, बेसिकली लिविंग या मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसा ना हो कि कोई स्पीसीज इन्वेजिव स्पीसीज हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि कोई स्पीसीज एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। तो ये सारे केसेस जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं आपके, ठीक है। ये बायो सेफ्टी के लिए होगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या निकल के आया था हमारे पास CBD के बाद में, नगोया प्रोटोकॉल निकल के आया था। तो ये क्या होता है आपका, ये भी क्या करता है आपके, बेसिकली जेनेटिक रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हमारी है, उसको सभी के साथ में फेयरली एंड इक्विटेबल शेयरिंग के बारे में बात करता है। मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उससे जो फायदे मिल सकते हैं वो सभी के साथ में शेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उसको यूज़ कर लें और कुछ लोग उसको यूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। ऐसे ही आता है आपका क्यूमिंग मॉनेट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करता है, देखो आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 का पार्ट 1 जो है उसके अंदर क्या आया था आपका, क्यूमिंग, ठीक है, चाइना के अंदर है, ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ। पार्ट 2 के अंदर क्या हुआ था, मॉनेट्रियल, ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 गोल और 23 टारगेट्स जो हैं वो डिसाइड किए गए थे। एक हमारे पास 30x30 की डील आती है, क्या करना है इसके अंदर, क्या मतलब था इस 30x30 का, बाय 2030, ठीक है, बाय 2030 जो हमारे पास 30% हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड हो गया है उसको रीस्टोर करना है, ठीक है। जितना भी इकोसिस्टम डिग्रेड हो गया है उसका 30% हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है, ठीक है ना। और कब तक करना है वो, बाय 2030। क्या सिर्फ लैंड की बात हो रही है, नहीं, दोनों चीज़ों की बात होती है, टेरेस्ट्रियल भी, आपका इनलैंड भी, वाटर भी, कोस्टल एरिया भी, जहाँ भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। और बाय 2030 जितना भी हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो चुके हैं उसका कम से कम 30% रीस्टोर हमें करना ही करना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें इकोनॉमिकल सपोर्ट जो है वो हमें रिच नेशन से मिलेगी। $20 बिलियन की बात हुई है बाय 2025 और $30 बिलियन हमारे पास मिलेंगे बाय 2030, ताकि इन एफर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया जा सके और जेन्युइनली हम इन एफर्ट को बेसिकली अचीव कर सकें। दूसरा आता है बॉन कन्वेंशन। अब बॉन कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये क्या बात करता है भाई, ये भी माइग्रेटरी स्पीसीज जो हैं आपके वाइल्ड एनिमल जो हैं उनके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट डालता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, बेसिकली ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस जो है उसको हम बॉन कन्वेंशन के तौर पे देखते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो एक ऐसी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये आपकी कन्वेंशन जो है, बॉन कन्वेंशन जो है वो साइन हुई थी, उनकी अंडर गाइडेंस है। तो मतलब UNEP इसके ऊपर एक सुपरविजन रखता है। एक आता है आपका कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी पे बात की वैसे ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वेंशंस क्या क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज में आता है भाई स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है उसके स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करती है, पहले तो आपका इसका फुल नेम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है ना।
स्टॉकहोम में हुई थी तो नाम दे दिया गया स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने ये हमारा बेसिकली बोला था, वन कैन नॉट बी ट्रूली ह्यूमन और सिविलाइज अनलेस वन लुक अपॉन नॉट ओनली ऑल फेलो मैन बट ऑल क्रिएशन विद ए आई ऑफ फ्रेंड, ठीक है ना। लेकिन ये स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए बात करता है? बेसिकली आपका जो एनवायरनमेंट है उसकी डेवलपमेंट जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है उनकी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन पे, उनकी आउटकम्स को ऑब्जर्व करने पे, आउटकम ओरिएंटेड इनिशिएटिव, इनके ऊपर स्टॉकहोम जो है वो काम करता है। ऐसे ही हमारे पास यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम आता है। एनवायरमेंटल प्रोग्राम नाम से ही समझ आ रहा है एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में, ठीक है। क्या पर्पज है इसका? देखो, ये एक आप मान सकते हो कि यूएनईपी जो है एक एनवायरमेंटल अथॉरिटी की तरह काम करता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी की तरह काम करता है। तो यूएन के अंदर जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड डिसीजन होंगे वो यूएनईपी से लिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक ये इसको प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि आपका एमिशन गैप रिपोर्ट, जैसे कि आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, जैसे कि आपका अडैप्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है ना। अडैप्शन गैप रिपोर्ट स्पेसिफिकली बात करती है कि किसी नेशन को कोई टारगेट दिया गया था, उसमें कितना अडॉप्ट हो गया और कितना उन्होंने अचीव नहीं किया, इसके बारे में बात करती है। तो वो हमारे लिए यूएनईपी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे ही नैरोबी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही आता है आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका काम क्या है? देखिए, आपको भी पता लग रहा है कि सर क्लाइमेट चेंज के एसोसिएटेड ये कोई पैनल है, ठीक है ना। ये क्या करता है? बेसिकली हमारी जो क्लाइमेटिक साइंस डेवलपमेंट है उसको एनालाइज करता है। 1988 में WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी इन्होंने मिलके इसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। 1990 में इन्होंने पहली रिपोर्ट एस्टेब्लिश की थी। 6th असेसमेंट रिपोर्ट 2023 में आई थी, ठीक है। 7th जो है अब शुरू हो चुकी है। कितना ड्यूरेशन होता है एक असेसमेंट का? लगभग 6 से 7 साल का ड्यूरेशन होता है। तो मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास असेसमेंट होगा वो कब से शुरू होगा? लगभग 2029 या 2030 के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी कौन सा 7th असेसमेंट यहाँ पे चल रहा है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके आईपीसीसी के 3 वर्किंग ग्रुप हैं, ठीक है। पहला वर्किंग ग्रुप है क्लाइमेट साइंस एंड फिजिक्स, दूसरा है इम्पैक्ट एंड अडप्टेशन और तीसरा है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। तीसरा है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, राइट। इसके अलावा जो भी आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि यूएनईपी ने प्रोड्यूस की, आईपीसीसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई, डब्ल्यूएमओ ने कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस की, उन सब का एक सिंथेसिस जो है रिपोर्ट का वो ये मेंटेन करता है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एक सिंथेसिस आपको इनकी इवन वेबसाइट पे भी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आता है यूएनसीईडी, या फिर उसको बोल सकते हैं हम अर्थ समिट, विच हैपन्स इन 1992। हम इसको अर्थ समिट के नाम से बोल सकते हैं, एंड विच हैपन्स इन 1992। तो क्या कहती है अर्थ समिट? तो ये देखो, बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको कि हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अर्थ समिट से क्या निकल के आया था? एक तो रियो डिक्लेरेशन निकल के आई, दूसरा एजेंडा 21 निकल के आया और फर्स्ट प्रिंसिपल्स निकल के आए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो आपका एग्रीमेंट है या रियो कन्वेंशन जो मैं बोल सकता हूँ, ये बेसिकली लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इट इज़ ओपन टू सिग्नेचर, जो भी साइन करेगा, लेकिन जो साइन करेगा उसको वो लीगली बाइंड होगी, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है एक और चीज़, इसके अंदर यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी, ये सब जो हैं पार्टिसिपेशन में नज़र आते हैं। यूएनएफसीसीसी का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देन सीबीडी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूएनसीसीडी में कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इन सब एरियाज के ऊपर डेफिनेटली इनका प्रिंसिपल जो है वो काम करेगा। ऐसे ही आता है आपके पास यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, यूएनएफसीसीसी, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे थे हम। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या कहता है? इसको हम बेसिकली कब हुआ है? ये रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट के दौरान। क्या फीचर है ये? एक तो इसकी कोई भी बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये बात करता है, क्योंकि देखो ओवरऑल क्या है आपके पास, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कंट्रोल करने के ऊपर ही बात करता है। अब इसने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश किए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इसका कन्वेंशन का सेक्रेटरीट कहाँ है? बोन, जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। और जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करवाने का काम भी यहीं से आता है। अब यूएनएफसीसीसी का इंडिया से क्या लेना देना है? तो देखो, इंडिया एक तो इसका सिग्नेटरी है, ठीक है ना।
फिर इसके अंदर क्या आता है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये हुआ कि हमारा टारगेट तो सबका एक जैसा ही है, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। जो जैसा नेशन जितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड लेवल पे रहेगी। इसमें आता है पेरिस एग्रीमेंट, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट जो है, एक तो वो COP21 के अंदर एडमिट किया गया था पेरिस में, ठीक है, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। टारगेट क्या था पेरिस एग्रीमेंट का, इन्होंने ये बोला था कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हमें रोकना है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इवन प्रेफरेबल ये है कि हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, लीगली बाइंडिंग प्लस हमारे वॉलंटरी टारगेट्स होंगे, क्योंकि जब भी किसी नेशन को टारगेट नहीं मिलेंगे तो फिर तो कुछ आउटकम में देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। हर 5 साल के अंदर वो टारगेट रिव्यू होंगे कि कौन कितना कर रहा है, और इसके लिए हमारे पास $100 बिलियन जो है वो आपके मोबिलाइज किए जाएंगे। डेवलप्ड कंट्री जो है वो प्लेज करेंगी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दें ताकि एफर्ट डाले जाएँ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे काम हो सके, ठीक है ना। ऐसे ही UN का 2030 का एजेंडा आता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें आपकी पॉवर्टी, जीरो हंगर, वेलबींग, हेल्थ, ये सब कुछ आता है। जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं, बेसिकली लाइफ ऑन लैंड, है ना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड पे बात करते हैं, लाइफ ऑन वाटर पे बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम इसमें बात करते हैं। हमारे पास 17 ग्लोबल गोल्स हैं और 169 इसके अंदर टारगेट आते हैं, ठीक। अब ऐसे ही हमारे पास एक एफर्ट आता है डेजर्टिफिकेशन को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, व्हाट वी आर डूइंग टू प्रोटेक्ट और टू बेसिकली कंजर्व द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक्सपेंड बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसको भी आइडियली हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। इसके लिए आता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आपको पता होगा इंडिया के अंदर भी अरावली के साथ साथ में ग्रीन बेल्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट वो क्रिएट कर रही है। इस ग्रीन बेल्ट का बेसिकली टारगेट क्या है, बेसिकली इस ग्रीन बेल्ट का एक स्पेसिफिक टारगेट है, और वो ये है कि हमारा जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट जो है इंडिया का, उसको हम क्या करें, एक्सपेंशन होने से रोक सकें, ठीक है। ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा, इवन मैक्सिको के बॉर्डर पे USA भी एक ग्रीन वॉल बना रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास UNCCD है, इसका काम क्या है, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट थ्रू द नेशनल एक्शन प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल, ओनली इंटरनेशनल आपकी फ्रेमवर्क है फॉर डेजर्टिफिकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर एनवायरमेंट डेजर्टिफिकेशन के लिए स्पेसिफिकली 2006 को इसी कन्वेंशन के दौरान इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें UNFCCC की भी ज़रूरत पड़ती है, UNCCD की भी ज़रूरत पड़ती है, CBD की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओजोन कंजर्वेशन पे, ठीक है ना, राइट। हम फिर बात करते हैं ओजोन कंजर्वेशन पे। तो ओजोन कंजर्वेशन पे जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले एक तो वियना कन्वेंशन, ठीक है। ओजोन कंजर्वेशन पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन 1985 के अंदर अडॉप्ट किया गया था, एनफोर्स हुआ वो 1988 के अंदर। 190 कंट्री जो हैं वो यूनिवर्सली इसको रेटिफाई कर चुकी हैं। ये एक नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट है। ये एनकरेज करता है कि ओजोन डिप्लीटिंग जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, स्पेसिफिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, उनको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, हो सके तो बेस्ट लेवल पे हमें उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका बेसिकली ग्राउंड वर्क ले डाउन हुआ था वो कब से हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 से, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस तरीके से एफर्ट डालेगा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को एक तो डिक्लेयर करता है, रिकॉग्नाइज करता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गए, है ना, ठीक है। और ये बोलता है वियना कन्वेंशन की भाई ये क्या करेंगे, बेसिकली लीगली बाइंडिंग करो, जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हैं उनको धीरे धीरे फेज आउट करो, और आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उनको भी धीरे धीरे फेज आउट करो, ताकि क्या हो सके, हमारे पास ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम कम कर सकें। इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है और इंडिया सीरियस लेता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रिप्लेस करने के लिए। इसलिए जो रेफ्रिजरेटर है या AC एयर कंडीशनर है उनमें जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हम यूज़ करते थे वो धीरे धीरे हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब आता है आपके पास में एक और एग्रीमेंट जिसका नाम है किगाली एग्रीमेंट, ठीक है ना, किगाली एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किगाली एग्रीमेंट, ये क्या काम आता है भाई, देखो किगाली एग्रीमेंट भी ओजोन डिप्लीटिंग
आपके जो सब्सटेंसेस है उन्हीं के ऊपर बात करता है। ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल का इटसेल्फ पार्ट है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और ये क्या करता है आपके बेसिकली डिफरेंट नेशन के ऊपर, डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर स्पेसिफिक टारगेट्स को डिफाइन करता है। क्योंकि आप भी समझते हो ना, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, लेट्स से मान लो किसी कंट्री ने कोई एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो भी अगर उस कंट्री के ऊपर उसके टारगेट को लीगली बाइंडिंग नहीं किया जाएगा तो फिर उसको पर्पज़ ही नहीं है वो सर्व हो पाएगा। ऐसे साइन करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये काम जो है यहाँ पे किया जाता है, जिसके अंदर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर बात करते हो, हेलोन्स पे बात करते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड पे बात करते हो, मिथाइल क्लोरोफॉर्म पे बात करते हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पे बात करते हो। तो ये सब हमारे पास सोर्सेज दिए हुए हैं इसके कि इन सब को हमें क्या करना है, बंद करना है या फिर रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमारे पास जैसे भाई हमने क्लाइमेट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए एफर्ट डाला, वैसे ही हमारे पास क्या आता है, हजार्डियस वेस्ट। आपको भी पता है कि हमारे पास बहुत सारा अबंडेंट वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है और उस वेस्ट को हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और स्पेसिफिकली हम अपना ही वेस्ट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वेस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उसके समय जब हजार्डियस वेस्ट आता है, जैसे कि मान लो न्यूक्लियर वेस्ट है, उसको हम कहाँ डंप करें, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको हम कहाँ डंप करें, तो उस हजार्डियस वेस्ट के लिए भी कन्वेंशन है। ऐसा ना हो कि आप कहीं ओपन जाके उसको डंप कर दो और वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल ही खराब हो जाए, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। सो दैट इज इट टॉक्स अबाउट। तो उसमें सबसे पहले आते हैं भाई बेसल कन्वेंशन, ठीक है। बेसल कन्वेंशन, व्हाट द बेसल कन्वेंशन टॉक्स अबाउट, ये कंट्रोल करता है आपकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट। ये ऐसा ना हो कि कोई एक नेशन मान लो रिच है, ठीक है, अब वो रिच नेशन क्या करेगा, कोई भी हजार्डियस केमिकल का यूज़ कर रहा है, जो वेस्ट बच गया उसको ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कर दिया कि किसी पुअर कंट्री के अंदर ले जाके उसको डंप कर दिया, ताकि हो क्या रहा है, जो पुअर कंट्री के अंदर लोग हैं, पीपल आर सफरिंग इन द पुअर कंट्री, जो पुअर कंट्री के अंदर लोग रह रहे हैं उनकी सफरिंग जो है वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है, ठीक है। तो 1989 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, फिर 1992 में एनफोर्स में आया था। ह्यूमन हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, हमारे एडवर्स इफेक्ट जो हजार्डियस वेस्ट से हो सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, स्पेसिफिकली किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्योंकि भाई डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो तो चलो एफर्ट डाल सकती हैं, है ना, डेवलप्ड कंट्री एफर्ट डाल सकती हैं। तो बेसल कन्वेंशन के अंदर जैसे हमारा यूज्ड ऑयल हो गया, या बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, या आपके लेड बैटरीज हो गए, या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हो गए, या फिर आपका बेसिकली पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल हो गया, या कोई केमिकल वेस्ट हो गया जो इंडस्ट्री जनरेट कर रही है, ये सब जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और इन सबको हम मैनेज करते हैं इसमें, ठीक है। सिमिलरली आपके पास आता है रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है ना, रोटरडैम कन्वेंशन। नाउ व्हाट रोटरडैम कन्वेंशन टॉक्स अबाउट, 1998 के अंदर रोटरडैम कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया, 2004 में ये एनफोर्स किया गया, ठीक है ना। FAO एंड UNEP दोनों का ये जॉइंट प्रोजेक्ट था, तो पहले तो आप ये याद रखोगे, ठीक है ना। अब रोटरडैम कन्वेंशन किसके बारे में बात करता है, सबसे पहली बात ये है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सोच रहा है कि अब दूसरी कंट्री जाके यूज करेगी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस में हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में कम्युनिकेट होनी चाहिए। इफ समवन इज इंपोर्टिंग समथिंग, मान लो इंडिया कहीं से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो अगर इंडिया के अंदर कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाली कंट्री केमिकल्स को छुपा के कुछ चीज़ और ही इंपोर्ट कर लेंगे हम और हमें बताएगी नहीं कि क्या क्या केमिकल यूज हुए हैं। वो हाइडिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसके अंदर हजार्डियस केमिकल्स यूज हुए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होनी चाहिए कि हमें क्या इंपोर्ट करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है ना। मतलब जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है इट मस्ट ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द इंपोर्टिंग कंट्री। जब आप हजार्डियस केमिकल को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्टिंग कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री से पहले कंसेंट लेगी कि भाई ये जो केमिकल हम दे रहे हैं आपको ये हजार्डियस है, क्या आप एग्री हो इसको इंपोर्ट करने के लिए। अगर आप हो एग्री तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब हमारे पास क्या करना है, ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी और एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो है उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाली कंट्री को पता ही नहीं है कि आप क्या बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो। इवन सम टाइम तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे अपने इंडिया से भी कई एप्पल वगैरह जाते हैं जिसमें हम पेस्टिसाइड या केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, वो भी क्वालिटी बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर इस लेवल पे रिजेक्शन हो रहा है तो आप सोचो ना, अगर आपको कोई केमिकल एक्सपोर्ट करना है तो उस केस में तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप ऐसे इन्फॉर्म किए बिना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर आता है अभी स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो हम अभी बात कर रहे थे ना, किसके बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन उसी के ऊपर बात करता है, किसके ऊपर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये UNEP की जो आपके अंडर में आता है और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के तौर पे देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कैसे, जैसे DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एल्ड्रीन है, ठीक है ना, मिक्शन है, टॉक्साफिन है, ये बहुत सारे आपके क्या हैं
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जिनके बारे में ये बात करता है। इंडिया स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2006 में साइन कर चुका है और उसके बाद में हमारे यहाँ पे भी इंडिया में डीडीटी को बैन कर दिया गया था, आपको याद होगा, अदरवाइज डीडीटी को अच्छा खासा इंडिया में यूज किया जाता था। फिर आती है भाई मीनामाटा कन्वेंशन। मीनामाटा कन्वेंशन स्पेसिफिकली मर्करी के पॉइजनिंग इफेक्ट के बारे में बात करती है, ठीक है। मीनामाटा जापान के अंदर एक साइट है, वहाँ मर्करी पॉइजनिंग डिजास्टर 1950 को डिस्कस किया गया और उसी के अकॉर्डिंग कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट की गई। 2018 के अंदर इंडिया ने भी इसको रेटिफाई कर दिया था और उसके बाद में हमने मर्करी बेस्ड जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनको धीरे धीरे क्या कर दिया, फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर ठीक है सर, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर लिया तो हमें तो वेटलैंड को भी कंजर्व करना चाहिए। भाई जब हमने डेजर्टिफिकेशन पे इतने सारे एफर्ट डाल दिए हैं तो फिर हमें अब वेटलैंड के ऊपर भी इफेक्ट डालना चाहिए। आप क्या समझते हो वेटलैंड से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वेटलैंड? वेटलैंड से क्या समझते हो आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेटलैंड? वेटलैंड का क्या सेंस होता है सर? वेटलैंड वो एरिया होता है जो कि क्या करता है, बेसिकली कंजर्वेशन, बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, वाटर रिसाइकल के ऊपर बात करता है। सबसे पहले तो रामसर साइट्स आप पढ़ते हो, ऐसे ही रामसर कन्वेंशन आता है 1971, ठीक है। रामसर कन्वेंशन जो है आपका वो क्या है, ईरान के अंदर एक सिटी है, उसके बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 2 फरवरी को, ठीक है ना। ईयर अराउंड हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सरफेस के ऊपर वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। वेटलैंड दोनों टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, हम दोनों को कंजर्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास रामसर साइट का क्राइटेरिया क्या होता है? तो यूनिक वेटलैंड हो, बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी हो, वाटर जो फाउल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो, स्पीसीज सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो और आपका फिश और एक्वेटिक लाइफ जो हो काफ़ी अच्छी हो। ये कुछ आपकी रामसर साइट्स हैं जो ऐड हुई हैं, और भी आपकी ऐड होती रहती हैं, तो हम उसको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये इंडिया की सारी रामसर साइट्स मैंने दे दी हैं आपको, जिनको आप लर्न कर सकते हो। फिर आता है मॉनिट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉनिट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो क्या करता है, बेसिकली एज ए रामसर लिस्ट ये रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था ना IUCN की रेड डेटा बुक है, ऐसी मॉनिट्रिक्स रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे कि लॉकटक लेक है मणिपुर के अंदर, क्यूलाडो आपका नेशनल पार्क है, ये सब राजस्थान के अंदर जो क्या है मॉनिट्रिक्स साइट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये ज़्यादा मॉनिट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर उनको मेंटेन करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आने की चल रहा हो। इसी के अंदर एक आता है आपका चांगवान डिक्लेरेशन, ठीक है ना। ये ह्यूमन वेलबींग और वेटलैंड के हाईलाइट, पॉजिटिव हाईलाइट्स के आप बारे में, पॉजिटिव एक्शंस के बारे में बात करता है। इवन ये केस स्टडीज़ को शेयर करता है, ठीक है ना। आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगे जो आप अपने स्टडीज़ में, अपने एग्जाम के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF, ठीक है। अब ये ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी का क्या मतलब है, ये आपका बेसिकली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, लेकिन ये बहुत सारी आपकी जो कन्वेंशंस उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। किस किस को, जैसे CBD को, ठीक है, UNFCCC को, UNCCD को, आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, मीनामाटा कन्वेंशन फॉर मर्करी है। ये एक इंडिपेंडेंट आपका क्या है, फैसिलिटी है जो कि क्या करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। सो दीज आर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इसकी PDF मैंने बताया आपको, लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। ऑल्सो अगर आपको चाहिए कि सर ये वाला टॉपिक और आप कवर कर दो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं वो टॉपिक भी कवर आपके साथ डिटेल में कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।